हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है। तो जो भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस होता है, जैसे कि ब्रीथिंग या फिर डिफ्यूजन, जिससे एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने सेल्स और टिश्यूज़ को मेटाबॉलिज्म के लिए जितनी भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है वो सप्लाई करता है। साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स के अंदर होती है, ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, जो कि एक हम कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल होता है, या फिर जो एनर्जी होती है प्रोड्यूस होती है रिएक्शंस के बाद, वो जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसको वहाँ से रिलीव करना, उसको वहाँ से लेना, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है। अब रेस्पिरेशन जो है वो फर्दर जो है 3 स्टेप्स को इन्वॉल्व करती है, दैट इज़ वेंटिलेशन, डिफ्यूजन एंड परफ्यूजन। वेंटिलेशन में क्या होता है? वेंटिलेशन में जो मूवमेंट्स होती है गैसेस की, अंदर जाना, मूवमेंट मतलब गैस का अंदर जाना या बाहर जाना लंग से, उसको हम वेंटिलेशन कहते हैं। इसमें इंस्पिरेशन जो होता है, एक वो होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें हम ब्रीथ इन करते हैं, जो हम क्या है एयर को अपने अंदर लेते हैं, गैस हमारे लंग्स के अंदर जाती है। उसके बाद होता है एक्सपिरेशन। इसमें क्या होता है कि जो हम बाहर गैस जो निकलती है लंग से, ये जो दो प्रोसेस होते हैं इनको मिला के वेंटिलेशन बनता है। वेंटिलेशन ऑटोनोमिक भी हो सकता है और वॉलेंट्री कंट्रोल के अंडर भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो गैस का एक्सचेंज होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है एक्सचेंज होता है बिटवीन द एल्वियोलीज ऑफ द लंग्स टू सर्कुलेटिंग ब्लड। जो ब्लड और एल्वियोलीज होती हैं लंग्स की, उनके बीच में जो ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। उसके बाद आता है परफ्यूजन। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के बीच, ब्लड में, और टिश्यू सेल्स जो होते हैं उनके बीच में जो एक्सचेंज होता है। ठीक है। मतलब वेंटिलेशन में क्या हुआ, लंग्स के अंदर आ जा रही है। उसके बाद डिफ्यूजन में क्या हुआ, एल्वियोली और जो एल्वियोलीज होती हैं लंग्स की, उसके और सर्कुलेटिंग ब्लड के बीच में एक्सचेंज। और परफ्यूजन में क्या होएगा, सर्कुलेटिंग ब्लड और टिश्यू सेल्स के बीच में एक्सचेंज। नाउ नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी कैसे होती है। तो जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो एंटर करती है हमारी बॉडी में थ्रू द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। जो हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं, वहाँ से कहाँ जाएगी, नेजल चैम्बर में, फिर इंटरनल नोस्ट्रिल्स में, फिर वहाँ से फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया से होते हुए वो जाएगी प्राइमरी ब्रोंकाई में। ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी और उसके बाद टर्शरी ब्रोंकाई में जाएगी। फिर वहाँ से वो पहुँचेगी इनिशियल जो ब्रोंकाइल्स होते हैं, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकोइल्स के पास, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकोइल्स के पास, लास्ट में एल्वियोलर डक्ट्स और फिर एल्वियोलर सेक्स। ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये दो जोन में जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, या हम कहते हैं इसको दो जोन में जो है, दो पार्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है या अलग अलग कर रखा है। दैट इज कंडक्टिंग जोन और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो एल्वियोली तक ट्रांसफ़र होती है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये क्या करती है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको क्लियर करती है, एयर को ह्यूमिडिफाई करती है, साथ ही साथ जो है एयर को बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उसको ब्रिंग करती है। मतलब उसको जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है उस हिसाब से एयर का टेम्परेचर वो कर देती है। ठीक है। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी जोन। इसमें क्या होता है, सिर्फ जो डिफ्यूजन होता है एयर का बिटवीन ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर, वही जो है वो जो प्रोसेस होता है वो रेस्पिरेटरी जोन में आता है। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज। अभी अभी हमने पढ़ा कि कैसे होता है गैस एक्सचेंज, पहले एल्वियोली से कैपिलरीज के जो बॉडी टिश्यूज़ हैं वहाँ तक जाता है। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी गैस का जो एक्सचेंज होता है वो एल्वियोली में, और कैपिलरीज जो होती हैं बॉडी टिश्यूज़ के, मतलब कैपिलरीज ऑफ द बॉडी टिश्यूज़। ठीक है। उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफ़र की जाती है लंग्स टू ब्लड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ऑक्सीजन कहाँ से होती है, लंग्स से ब्लड में जाती है, और CO2 कहाँ से जाती है, ब्लड से एल्वियोली तक जो है उसको ले जाया जाता है। ठीक है। उसके बाद टिश्यू लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से जाएगी, ब्लड से टिश्यू के पास जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू से ब्लड तक वापस जाएगी, उसके बाद वहाँ से एल्वियोली, और फिर जो है बॉडी से एक्सहेल हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कैसे कैरी आउट किया जाता है, इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, वेंटिलेशन जो हमने अभी अभी पढ़ा था कि एक्सचेंज होता है एयर का बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द लंग्स। ठीक है। इसमें भी दो प्रोसेस होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है। उसके बाद होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में पढ़ा था हमने कि ये प्रोसेस होता है जिसमें एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोली और जो ब्लड होता है सर्कुलेटिंग ब्लड उसके बीच में।
तो वो जो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जो एक पूरी मूवमेंट होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिशन ब्लड में, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि ऐसा कौन सा जो है प्रोसेस होता है, परफ्यूजन। ठीक है, परफ्यूजन में हमने अभी अभी देखा, परफ्यूजन भी अभी हमने देखा था कि इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसके और जो टिश्यूज़ होते हैं उनके बीच में। उसके बाद आता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स टू टिश्यूज़, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहाँ से होती है, टिश्यू से लंग्स तक वो जाती है। तो जो मोस्ट कॉमन, जो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो कैरी किया जाता है हीमोग्लोबिन के थ्रू। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो बाइंड कराता है आरबीसी के साथ और ट्रांसपोर्ट करता है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 3% ऑक्सीजन जो है वो डिजोल्व होता है डायरेक्टली ब्लड में, और जो रेस्ट 97% है वो बाउंड होता है प्रोटीन्स के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन्स, और इसको आगे बाकी टिश्यूज़ तक ले जाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो भी रेट्स और जो भी डेप्थ होती है ब्रीदिंग की वो चेंज हो सकती है, जैसे कि हमारे टिश्यूज़ की डिमांड होती है, जैसे हमारी बॉडी की जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है उस चीज़ के हिसाब से ब्रीदिंग की डेप्थ और उसका रेट जो है वो चेंज होता रहता है फ्रिक्वेंटली। और ये जो चेंजेस होते हैं इनको हम रोक भी सकते हैं और स्टिमुलेट भी करा सकते हैं। जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, जो ब्रेन सेंटर होता है रेस्पिरेटरी का, वहाँ से सारे जो है चेंजेस ये चलते रहते हैं। उसके बाद जो एक्टिवेशन होता है रेस्पिरेटरी सेंटर का, वो इम्पल्सिस के थ्रू होता है, जैसे कीमो रिसेप्टर जो लोकेटेड होते हैं ऑर्टिक आर्क में, या फिर जो कैरोटिड आर्टरी में, या फिर स्ट्रेच या फिर इरिटेंट रिसेप्टर्स जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो मसल्स में या जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स, उनके थ्रू। जो रेट और डेप्थ है वो इन्हलेशन और एक्सलेशन जो है ये नॉर्मली स्मूथ या फिर इजी हो सकते हैं, कॉन्शियस एफर्ट्स के थ्रू ये देखे जा सकते हैं। उसके बाद बारी आती है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे रेस्पिरेशन को। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो चेंजेस होते हैं, मतलब इन्वायरमेंटल में या कोई पैथोलॉजिकल, कोई भी ऐसी बॉडी की कोई डिजीज़ हो जो इस सिस्टम में क्या है, ऑल्ट्रेशन ला सकती है। तो सबसे पहला फैक्टर आता है एक्सरसाइज। ये क्या कर सकता है, ये इंक्रीज कर सकता है हमारे रेट को, और जो डेप्थ होता है रेस्पिरेशन का। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ब्रीदिंग की, ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये क्या करता है, रेट को इंक्रीज कर देता है और डेप्थ भी इससे इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद आते हैं इमोशंस एंड पेन। इसमें क्या होता है, जब भी हम पेन और इमोशन होते हैं तो ये भी हमारे जो रेस्पिरेशन के रेट होता है, उसकी जो रिदम होती है उसको अल्टर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम रो रहे हैं तो हम ऐसे वो क्या कहते हैं, हम वो सुबकते हैं ना, तो वो वाली जो चीज़ होती है। तो ऐसे ही हमारे इमोशंस वगैरह जो है वो जैसे स्ट्रेस वगैरह करा सकता है बॉडी में, तो स्ट्रेस तो हर चीज़ पे असर डालता है, तो उसी वजह से हमारे रेस्पिरेशन का रेट जो है वो भी अल्टर हो सकता है। फिर आता है मेडिकेशंस। जो ओपोइड ड्रग्स होती हैं लाइक मॉर्फिन, वो रेस्पिरेटरी को रेट को डिक्रीज़ कराने का काम करती हैं। इसलिए जब भी अगर हमें मॉर्फिन या एपिमॉर्फिन देनी होती है, तो अगर उस केस में रेस्पिरेटरी अगर प्रॉब्लम किसी को है तो मॉर्फिन ड्रग को हम लोग अवॉइड करते हैं, वो नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रोमा। अगर आपको कोई ट्रोमा हो गया, ट्रोमेटिक कंडीशंस है, या इंटरक्रेनियल प्रेशर आपके ऊपर बढ़ा हुआ है, कोई डिप्रेशन है रेस्पिरेटरी सेंटर पे, इन शॉर्ट अगर आपके रेस्पिरेटरी सेंटर पे या वहाँ पे ब्रेन में कहीं पे भी अगर आपको रेस्पिरेटरी एरिया जो है वहाँ पे अगर आपको कोई भी ट्रॉमा हुआ है, तो वो भी आपके रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज करा सकता है। उसके बाद इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस ऑल्टर कर सकते हैं रेट और डेप्थ जो है ब्रीदिंग की, वो इंक्रीज हो सकती है। जैसे कि मान लो आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पे जो है आपका स्पूटम कलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छे से वहाँ पे स्पूटम का पूरा एक वेब सा बन गया है, तो वहाँ पे क्या होएगा, आपको अच्छे से एयर वहाँ पे स्टोर नहीं हो पाएगी, वहाँ से अच्छे से एक्सेल नहीं हो पाएगी, तो उसकी वजह से आपको जल्दी जल्दी सांस लेना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी में आ सके। ठीक है, उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। अगर आपकी रेस्पिरेटरी या फिर कार्डियक के रिलेटेड कोई डिजीज़ हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है और ऑक्सीजन क्या है, डिक्रीज़ हो सकती है ब्लड में। और इसकी वजह से क्या है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो सकता है, जैसे कि निमोनिया के केस में, है ना। उसके बाद आता है ब्लड पोस्चर, बॉडी पोस्चर। हम जैसे अगर मान लो आपका कोई भी रेस्पिरेटरी का अगर डिजीज़ का कोई पेशेंट आता है कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, वो अच्छे से ब्रीद नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको हमेशा सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं या फिर फाउलर पोजीशन लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स जो है वो एक्सपेंड होते हैं और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन अंदर जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है इनहेल कर सकते हैं। तो बॉडी पोस्चर भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालता है।
उसके बाद आती है न्यूरोलॉजिकल इंजरी। ये एक टाइप की ब्रेन स्ट्रीम इंजरी है। इसमें क्या होता है, ये इनहिबिट कर देती है रेस्पिरेशंस को, जो कि इम्पेयरमेंट रेस्पिरेटरी सेंटर की वजह से होता है। ठीक है। उसके बाद आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होएगा तो रेस्पिरेटरी रेट हमारा जो है उसके साथ साथ डिक्रीज हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में, तो जो रेस्पिरेटरी रेट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। और एक हेल्दी या फिर नॉर्मल अडल्ट होता है तो उसका रेस्पिरेटरी 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट होता है। नॉर्मल एफर्ट्स रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसको ईपीनिया कहते हैं, यूपीनिया उसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एज के हिसाब से कैसे वेरिएशंस होती हैं। अगर न्यूबॉर्न है तो वो 40 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट लेगा। 1 to 3 years का है तो 20 to 40 ब्रेथ्स पर मिनट। 3 to 6 years है तो 16 to 30 ब्रेथ्स पर मिनट। 6 to 10 years है तो 16 to 28 ब्रेथ्स पर मिनट। 10 to 12 years है तो 16 to 26 ब्रेथ्स पर मिनट। अडोलसेंट से अडल्ट है तो 15 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। और एल्डरली अगर है तो भी 50 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट जो है वो लेता है, यानी कि ब्रीथ करता है।